नमस्कार साथियों, मैं हूं शरण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। पिछली क्लासों में अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, जिसमें घन, घनाभ, बेलन से संबंधित सामान्य प्रश्नों की और उनसे बनने वाले सूत्र और उनको हल करने के तरीके के बारे में चर्चा की। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बेलन का छोटा सा एक भाग बचा हुआ था, खोखला बेलन। खोखले बेलन से संबंधित सूत्र कैसे बनते हैं, क्या होता है खोखला बेलन और उनके कौन कौन से भाग होते हैं, फिर उसके सूत्र कैसे बनेंगे और उनसे बनने वाले प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं, उनके बारे में अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए खोखले बेलन के बारे में बात करूं तो अपन ने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जो खोखले बेलन के होते हैं। जैसे एक पाइप है कोई, ठीक, जो पाइप अंदर से खोखला है तो वो एक खोखले बेलन के आकार का। पाइप का आकार मैंने आपको पहले भी बताया है, पाइप हमेशा बेलन के आकार का होगा। ठीक है, और कुछ एक ऐसी वस्तुएं होती है जो बेलन के आकार की होती है, उनके आकार पे अपने को संशय रहता है कि भाई हाँ ये बेलन के आकार की है या इनका आकार क्या हुआ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एक कुआं बताया, कुएं का मतलब भी तो वहां बेलनाकार भाग होगा। तार आ जाए, तार भी बेलन के आकार का। सिक्के का दे दे आपको सिक्का भी हमेशा बेलन के आकार का। ठीक है ना, तो ऐसे ही पाइप आए तो पाइप भी बेलन के आकार का। तो पाइप जनरली क्या होता है, खोखला होता है। पाइप पे खोखला होता है। जैसे किसी ठीक है ना, नल के अंदर लगाया हुआ पाइप है तो उसमें पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो अंदर खोखला भाग होता है, जगह होती है तभी तो वो जा पाता है, अन्यथा नहीं जा पाता। तो वो होता है खोखला बेलन। ठीक है, तो खोखले बेलन में क्या होता है, उसमें त्रिज्याएं हो जाती है, वो दो भाग में बंट जाती है। अंदर वाला भाग जो खोखला होता है उसकी एक त्रिज्या अंदर अलग से, और फिर पूरा बाहर से भाग देखा जाए तो उसमें त्रिज्या अलग से। जैसे आपको ठीक है ना ठोस के माध्यम समझाऊं, जिसको अपन खोखला मान के चलना है। ठीक है, ये है अपने पास में। अब ये जो इसका भाग है, आप अंदर जो पैंदा है वो पैंदा नहीं मानते हुए अपन इसको क्या मान ले, खोखला पाइप है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला भाग है ये वर्ताकार भाग, और अंदर से एक वर्त बनेगा जो खोखला होगा, इसको थोड़ा सा मोटा मान लेते हैं अपन। ये पट्टी है जो मोटी पट्टी है। ठीक है, तो अंदर का वर्त एक छोटा जो खुला है वो अलग बन जाएगा और बाहर वाला वर्त एक अलग बन जाएगा। तो अंदर वाले वर्त की त्रिज्या अलग चीज हो जाएगी और बाहर वाले वर्त की त्रिज्या अलग हो जाएगी। ठीक है ना, तो इन दोनों त्रिज्याओं को थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी चीज वो की वो है, उसमें कोई अलग ज्यादा नहीं है। ठीक, तो ये रहेगा खोखले बेलन से संबंधित अपने को जानकारी रखनी है। तो उसमें भी क्या होता है, वक्र पृष्ठ खोखले बेलन का भी होता है। ठीक, यहां वक्र पृष्ठ दो हो जाएंगे, एक आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाएगा, एक बाह्य वक्र पृष्ठ हो जाएगा। जो अंदर वाला खोखला भाग है वहां भी तो वक्र पृष्ठ बनेगा अंदर की तरफ से, और बाहर की तरफ से एक वक्र पृष्ठ और बन जाएगा। ठीक, दो तो वक्र पृष्ठ हो जाएंगे। फिर संपूर्ण पृष्ठ इसमें भी रहेगा, आयतन इसका भी ज्ञात किया जाएगा। तो उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से भाग और कैसे बनेंगे, संपूर्ण पृष्ठ और कैसे बनेंगे उसका आयतन और वो चीज। ठीक है, चलिए तो अपन खोखले बेलन की बात करूं मैं, तो इस प्रकार का अपना एक खोखला बेलन ये खोखला बेलन हो जाएगा ऐसे। तो ये जो अंदर वाला वर्त है इसकी त्रिज्या अलग काउंट हो जाएगी, यहां से यहां तक की ये त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, और यहां से यहां तक की बाहर की त्रिज्या पूरी माने तो ये बाह्य त्रिज्या। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, बाह्य त्रिज्या अलग होगी, आंतरिक त्रिज्या अलग होगी। ठीक है, तो इस चीज को एक नोट करके रखना, जो बाह्य त्रिज्या होगी उसको अपन R1 लिखेंगे और अंदर की जो त्रिज्या होगी, आंतरिक त्रिज्या होगी, उसको R1 काउंट करेंगे। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखना है। अब वक्र पृष्ठ, अंदर का वक्र पृष्ठ अलग हो जाएगा। जो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ अपने पिछली क्लास में पढ़ा है वही वहां यहां होगा। बस क्या होगी, त्रिज्या अंदर वाले भाग की ज्ञात कर रहे हैं तो अंदर वाले भाग के काम में लेंगे, और बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो त्रिज्या बाह्य काम में लेंगे। बस इतना सा अंदर है, वक्र पृष्ठ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक, अंदर वाले भाग के लिए त्रिज्या आंतरिक भाग की, बाहर वाले भाग के लिए त्रिज्या बाह्य भाग की। आई बात समझ में? ठीक, अब एक चीज यहां क्या होगी कि जो वर्ताकार भाग होगा ना वो इस प्रकार कुछ होगा। वर्ताकार भाग होगा, जो पाइप का मुख होगा वो इस प्रकार होगा। अंदर वाला ये तो भाग खुला है और ये जो पाइप का भाग है ये पाइप की मोटाई है, चौड़ाई है। तो यहां आंतरिक त्रिज्या
यहां से यहां तक ये, जिसको मैंने ठीक है ना कहा है R2 मानूंगा, और ये जो बाह्य त्रिज्या है इसको R1 मानेंगे। आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या ये दोनों अलग अलग चीज रहेगी। ठीक, तो अब ये जो भाग है ना, ये क्षेत्रफल में आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि अपन ने बेलनाकार भाग पढ़ा था उस समय। देखिए ये जो बेलनाकार भाग है अपन पढ़ रहे थे, ये पूरा पेंदा है वर्त के आकार का मान रहे थे वर्त का आकार का, तो सीधा अपन पाई आर स्क्वायर ले रहे थे। ठीक, पर अब यहां क्या है, पाई आर स्क्वायर पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि बीच में से क्या हो गया, खोखला हो गया, पट्टी हो गई मोटी। अब देखिए ये इधर वाला भाग जैसे, अब यहां तो वर्त है ही नहीं ना, खोखला है, ये भाग है नहीं। पृष्ठ होता तो अपन पूरा पाई आर स्क्वायर लेते, पृष्ठ है नहीं, केवल एक पट्टी है, थोड़ी मोटी मान ले इसमें, जिसमें दिख रही है उससे थोड़ी मोटी मान के चले अपन। तो ये इस प्रकार की पट्टी हो जाएगी, अंदर वाला भाग खोखला हो जाएगा और बाहर वाली ये पट्टी हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल लेना है अपने को, पूरा वर्त का क्षेत्रफल नहीं लेना है, तो इस पट्टी का भाग क्षेत्रफल लेना है, और ये कहलाती है वर्त की वलिका, वर्त की वलिका कहलाती है। तो वर्त की वलिका का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं वो भी चर्चा अपन यहां करेंगे। ठीक, फिर अपन इसका संपूर्ण पृष्ठ बनाएंगे, तो क्या बनेगा संपूर्ण पृष्ठ में, देखिए इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ याद करोगे तो आपको संपूर्ण पृष्ठ में यहां देखिए ये वक्र पृष्ठ, ठीक, फिर अंदर वाला वक्र पृष्ठ, ये आंतरिक वक्र पृष्ठ, एक तो बाहर वाला वक्र पृष्ठ हो जाएगा, एक अंदर वाला वक्र पृष्ठ हो जाएगा, दो तो वक्र पृष्ठ हो गए। ठीक है, फिर यहां वर्त नहीं है, उसमें संपूर्ण पृष्ठ में दो वृत्त थे, यहां नहीं है। ठीक है ना, बेलन थी, ठोस बंद बेलनाकार भाग होता है तो दो वृत्त पूरे थे, यहां दो वृत्त नहीं है। यहां केवल क्या रहेगी, एक इधर से इस प्रकार की पट्टी रहेगी, दूसरी और इधर से भी इस प्रकार की एक पट्टी रहेगी, जो वर्त की वलिका होगी, दो वर्त की वलिका हो जाएगी, तब जाके क्या बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। बात समझ आई कि एक तो बाहर वाला वक्र पृष्ठ, एक ऐसा कैसा इसके अंदर वक्र पृष्ठ है, क्योंकि अंदर से खोखला है तो वक्र पृष्ठ वहां भी है। संपूर्ण पृष्ठ जब भी ज्ञात करना होता है तो बाहर वाला वक्र पृष्ठ और एक अंदर वाला वक्र पृष्ठ, दो तो वक्र पृष्ठ और दो ये इस प्रकार की पट्टियां होगी, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ठीक, तो ये दो वृत्त की वलिकाएं हो जाएगी। इन तीनों भागों को जब जोड़ करके अपन पूरा याद करेंगे तो हो जाएगा अपना इसका संपूर्ण पृष्ठ। आई बात समझ में। फिर आया बात इसका आयतन याद करेंगे, तो कैसे याद करेंगे, तो आयतन में हमेशा मैंने ध्यान दिया आपको कहा है कि भी आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना होता है। आधार का क्षेत्रफल मान लीजिए इस भाग का या फिर इस भाग का अपन क्षेत्रफल याद करेंगे पहले, तो बेलन क्या है, खोखला है, तो खोखला है तो ये पूरा भाग बंद है नहीं, अर्थात पूरा वृत्त वहां है नहीं, केवल और केवल वो एक पट्टी रहेगी, अर्थात इसको अपन कैसे वर्त की वलिका रहेगी। तो जो वर्त की वलिका का क्षेत्रफल होगा उसको अपन किससे गुणा करेंगे, उसकी ऊंचाई से। बात समझ में आई। ठीक है, यदि ये पाइप इस प्रकार लंबा है तो अपन पाइप का नाम दिया जाएगा वहां लंबाई, पाइप की लंबाई, पर वो काम उसमें ऊंचाई में करेगी। ठीक, ध्यान रखना। अब आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां प्रश्न में तो कहीं ऊंचाई दिया ही नहीं था, ये कहा जाता था कि पाइप इतना लंबा है, तो वही लंबाई, जब पाइप को अपन इस प्रकार क्षैतिज खड़ा कर देते हैं, क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर कर दिया पाइप को अपन इस प्रकार सीधा खड़ा करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये पेन है मेरे पास में, तो ये तो पेन की लंबाई है। ठीक, जैसे ही पेन को ऐसे कर दिया तो मैंने ये क्या हो जाएगी, पेन की ऊंचाई बोलोगे। अब हुई ना बात समझ में। ठीक है, तो बात वो की वो थी भाई पाइप इस प्रकार लंबा है और यदि पाइप ऐसे हो जाए तो पाइप ऊंचा है, वही लंबाई शब्द है वही ऊंचाई में काम करेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब अपन याद करते हैं क्षेत्रफल इसका किस प्रकार और क्या रहेगा। तो अपन याद करें, एक तो रहेगा वक्र पृष्ठ, कौन सा, आंतरिक वक्र पृष्ठ। ठीक, वक्र पृष्ठ का सूत्र वही रहता है, क्या रहेगा, 2 पाई r h। तो यहां विद्यार्थी समस्या क्या रहेगी कि भाई अंदर वाला ज्ञात करते हैं तो ये जो r है वो अंदर वाली काम में लेनी है। ठीक है ना, और जब बाहर वाला ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या बाहर वाले काम में लेंगे। तो आंतरिक जिसको त्रिज्या मैंने R2 माना, बस ये R2 और R1 दोनों अलग अलग है, इसलिए अपन इसका संकेत रखेंगे ये R2 और R1, या फिर आप एक को बड़ा R मान लीजिए, एक को छोटा R मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये रहेगा आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे ही अपन याद करेंगे बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बाह्य वक्र पृष्ठ, तो सूत्र तो यहां भी 2 पाई r h ही रहेगा। तो यहां चीज अलग क्या रहेगी कि इसको अपन R1 मानेंगे, बड़ी त्रिज्या जिसको R1 मान लिया, छोटी त्रिज्या को R2 मान लिया। ठीक है, बाहर वाली बड़ी होगी, अंदर वाली छोटी होगी। कई बार शब्द आपको यह कहा जा सकता है कि इसकी बड़ी त्रिज्या इतनी है और छोटी त्रिज्या उतनी है। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी है मतलब बाहर वाली त्रिज्या है और छोटी है मतलब अंदर वाली त्रिज्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ तो वहां जो बेलनाकार भाग में था वही सूत्र काम आ रहा है, केवल r चेंज हो रही है, एक में R1 और एक R2 मान रहे।
ठीक, अब देखेंगे अपन इस वृत्त की वलिका का क्षेत्रफल, वृत्त की वलिका। वलिका का क्षेत्रफल एरिया, सूत्र क्या बनेगा देखिए, वृत्त की वलिका में ध्यान दीजिएगा। अब यहां क्या हो रहा है कि ये पूरा वृत्त देख लें अपन, बाहर वाला जो पूरा वृत्त है उसमें ये पट्टी भी साथ में और अंदर वाला छोटा वृत्त भी साथ में, तो ये तो हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। पर अपने को क्या करना है, ये जो छोटा वृत्त है वो तो यहां वृत्त है ही नहीं, वो पृष्ठ तो है ही नहीं क्योंकि खोखला है वहां, तो इस पृष्ठ को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस बाहर वाले बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस कर देंगे, अपन बाहर निकाल देंगे। माइनस करना मतलब घटाना या निकालना, ठीक है। जब ये निकाल देंगे तो ये कौन सी पट्टी बच जाएगी, ये वृत्त की वलिका वाला भाग बच जाएगा। समझ आइए बात कुछ कि भाई ये जो बड़ा वृत्त है, यहां दो वृत्त है, आपको कई बार क्षय केंद्रीय वृत्तों का ऐसा प्रश्न कई बार क्षेत्रफल में संबंधित बनते हैं कि एक वृत्त यह है और दूसरा वृत्त यह है और ये है इन दोनों का केंद्र। ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है, इन दोनों वृत्तों को यह कहा जाता है कि क्षय केंद्रीय वृत्त है। क्षय केंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है। आई बात समझ, ठीक है। अब आपको ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जब भी कहा जाता है, या फिर ये कहा जाए कि वृत्त की वलिका का क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर कई बार इसको छायांकित करके दे दिया जाता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि जो बड़ा वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो ये पीछे केवल पट्टी वाला क्षेत्रफल बचेगा, अर्थात वृत्त की वलिका का क्षेत्रफल बनेगा। आई बात समझ में। तो बड़ा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है उसको मैंने क्या माना, R1 माना है, ठीक है। चलिए इसमें से घटाना किसको, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को जो 2 है, R2, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा कॉमन लेके अपन इसको और बता सकते हैं। पाई दोनों में है, पाई कॉमन आ रही है अपनी, इसमें भी पाई और इसमें भी पाई है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा वृत्त की वलिका का क्षेत्रफल। वृत्त की वलिका कौन सा भाग है, ये देखिए, ये जो खोखला बेलनाकार भाग है इसका बाहर वाला भाग ये, अंदर वाला भाग ये है, तो ये जो पट्टी बची हुई है उसको कहा जाएगा वृत्त की वलिका। समझ आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वृत्त की वलिका का। अब एक खोखला बेलन है उसमें ऐसी वलिकाएं कितनी होगी, 2 वलिकाएं हो जाएगी। 2 वलिकाएं कहां होगी, देखिए विद्यार्थियों कि एक तो इस भाग पे होगी, ये पाइप है मान लीजिए, ठीक है। तो पाइप का एक ये सिरा है, इस पे भी ऐसी पट्टी बनेगी, वृत्त की वलिका बनेगी। दूसरा इस और जब खोखला होगा, ठीक है ना, तो यहां भी इस प्रकार की एक पट्टी बन जाएगी। तो संपूर्ण पृष्ठ में ध्यान रखना कि एक तो वक्र पृष्ठ बाहर वाला, एक वक्र पृष्ठ अंदर वाला, 2 वक्र पृष्ठ और 2 ही वलिकाएं होगी, 2 ही वलिकाएं होगी, ठीक है। बात ध्यान रखना अच्छी तरह से, तब जाके क्या बनेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। आइए बात समझ में, ठीक। चलिए तो ये आंतरिक वक्र पृष्ठ, ध्यान रखना, बस सीधा सूत्र बन चुका आंतरिक वक्र पृष्ठ का। ये है आंतरिक वक्र पृष्ठ के लिए, जब भी पूछा जाए आंतरिक वक्र पृष्ठ तो अपन ऐसे ही रखेंगे 2 पाई आर एच। आंतरिक है तो अंदर वाले त्रिज्या काम में लेंगे, बाय है तो बाहर वाले त्रिज्या काम में लेंगे, बस इतना ही अंतर है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं। संपूर्ण बेलन में और खोखले बेलन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहां चीज संपूर्ण पृष्ठ में थोड़ा अंतर हो जाएगा, वो क्या होगी कि उसमें अपन ने पहले वृत्त की वलिका देखी कि वलिका क्या होती है। वलिका मैंने ये चीज बता दी आपको, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वृत्त की वलिका है, छायांकित भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वृत्त की वलिका है, जिसमें क्या होता है, एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा वृत्त होता है। 2 वृत्त होते हैं, दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है, ठीक है। जब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो वो वृत्त की वलिका का क्षेत्रफल मिल जाता है, और ये हो जाएगा पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये तो केवल एक वृत्त की वलिका है, ठीक है। पर खोखले बेलन में कितने प्रकार के वृत्त की वलिका बन जाएगी, 2 बन जाएगी, क्योंकि एक तो दोनों सिरों पे अलग अलग बन जाएगी, ठीक है। अब अपने को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त की वलिकाएं, और कितनी, 2 वलिकाएं। इन चारों चीजों को जब जोड़ेंगे तब जाके अपना क्षेत्रफल बनेगा, वो बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए बात को। तो मैं लिख रहा हूं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय एरिया क्या रहेगा बच्चे, देखिए अपने को क्या करना है, इन चारों चीजों को जोड़ना है। कौन कौन सी, एक तो आंतरिक वक्र पृष्ठ, बाह्य वक्र पृष्ठ और वृत्त की वलिकाएं। कितनी वलिकाएं, 2 वलिकाएं, ठीक। चलिए आंतरिक वक्र पृष्ठ
क्या है 2 पाई आर आंतरिक में R2 मान लो, भले कोई फर्क पड़ने वाली है, R2H प्लस 2 पाई आर 1H। ये तो क्या है, ये आंतरिक वक्र पृष्ठ और ये बाह्य वक्र पृष्ठ, प्लस क्या करना है वलिकाएं, कितनी वलिकाएं 2 वलिकाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ आ गई, ये चीज याद रख जाएगी यहां। तो इसको अब क्या है कि कम समय में करने के लिए सीधा थोड़ा सा इसको और हल कर लेते हैं, तो सूत्र थोड़ा संक्षिप्त बन जाएगा और समय कम लगेगा, बस बात ये। तो यहां क्या कर सकते हैं अपन, देखिए 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है। तो 2 पाई तो क्या कर लेते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। यहां क्या बचा R1, यहां क्या बचा, सॉरी R2 यहां है, यहां R1 है, इसके साथ भी H है, इसके साथ भी H है, पर इसमें H नहीं है। यहां H है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो यहां क्या हो जाएगा कि ये 2 पाई कॉमन आने के बाद में ये बचेगा, वो भाग बचेगा क्या, R2H प्लस R1H प्लस ये बच जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 2 पाई को अपन ने कॉमन लिया है, तो ये चीज बच गई अपने पास। अब यहां क्या कर सकते हैं अपन, ये जो एक छोटी क्लास में आपने सरस्वती पढ़ी होगी, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर होता है, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। यहां ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं कि ये और कहां से लाके फंसा दिया, तो इसको ज्यादा संक्षिप्त है अब कर रहा हूं बस, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये सरस्वती का कैसे याद रखेंगे। तो यहां क्या करते हैं अपन, इस चीज को देखिए, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो आप यहां देखोगे तो ये R1 और R2 यहां प्लस में है ना, R1 और R2 यहां प्लस में, तो यहां भी एक बार R1 और R2 प्लस में आ जाएंगे इस प्रकार, a प्लस बी a माइनस बी करोगे तो एक बार ये प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा। ठीक, लिख देता हूं, देखिए 2 पाई कोष्टक R1H सॉरी R2H प्लस R1H, अब R1 पहले लिख दो, R2 पहले बाद में लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, प्लस यहां क्या लिखा जाएगा, इसको R1 प्लस R2 R1 माइनस R2, ये इस चीज को 2 बार लिखा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब आप चीज देखोगे तो यहां देखिए R1 प्लस R2, यहां भी R1 प्लस R2, तो ये R1 प्लस R2 फिर से कॉमन आ रहा है, ये H है, यहां भी H भी, इन दोनों में तो H भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में H भी कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो आप इसको संक्षिप्त में ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई कोष्टक, इधर से बचेगा R1 प्लस R2, फिर बचेगा H, इन दोनों में से कॉमन कौन आ जाएगा, H प्लस यहां बच जाएगा R1 माइनस R2, ये बन जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस इतना याद नहीं रहता है, तो ये चीज यदि आपके समझ में आ गई है कि संपूर्ण पृष्ठ बना किससे, तो यहां तक अपने को आने की जरूरत नहीं, यही मान रखोगे, फिर इसको संक्षिप्त करना, यदि एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत समय बचता है तो इसको कर लेते हो, तो ये समय बचत हो जाएगी बस यहां। तो खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए आंतरिक वक्र पृष्ठ, बाहर वाला वक्र पृष्ठ, 2 वक्र पृष्ठ हो गए, और फिर ये पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये वृत्त की वलिका है, और इसको गुणा किससे किया, 2 से किया है। ध्यान रखना ये वृत्त की वलिका अभी आयतन में और काम आएगी, जब आयतन का अपन आयतन ज्ञात करते हैं तो क्या कहा मैंने आपको कि आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं, तो ये आधार का क्षेत्रफल ये होगा, ये वृत्त की वलिका, ये आधार का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय। ये क्या रहेगा, खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसको लिख देता हूं, और खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल या फिर वृत्त की वलिका का क्षेत्रफल, दोनों चीजें एक ही है, बस इसी को मैंने पाई कॉमन लिया है, और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये चीज हो जाएगी आंतरिक वक्र पृष्ठ के लिए, फिर बाह्य वक्र पृष्ठ, फिर वृत्त की वलिका जो खोखले बेलन का आधार है वो कह दीजिए। ठीक है, और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2, ये हो जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ज्ञात करना है आयतन। तो आयतन क्या चीज होती है, वृत्त मैंने बताया आपको, तो आयतन होता है, वो होता है आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा। तो खोखले बेलन का आधार क्या होगा,
ये भाग होगा। देखिए ये खोखला बेलन है, ठीक है, आई बात समझे। तो यहां क्या है, केवल ये इस प्रकार की वलिका है अर्थात पट्टी है। जब इसको इस प्रकार रखेंगे तो आधार में क्या है, केवल पट्टी तो है, और इसको गुणा किससे करना है, ऊंचाई से गुणा करना है। तो क्या बन जाता है, उसका आयतन बन जाता है, बनता है नहीं बनता है, ठीक है। तो वही यहां करना है अपने को। तो ये हो जाएगा आयतन के लिए आयतन। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, और इसको गुणा किससे करेंगे, ऊंचाई से। पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इनटू h, ठीक। और इसको आप ऐसे भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि पाई h कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, एक ही बात है बस। ये h बाद में बार लिख दो, ठीक है, लास्ट में लिखो गुणा में तो भी वही बात है, पहले लिख दिया तो भी वही बात है। तो ये हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन। ये तो थे सूत्र बांधने किस प्रकार क्या और किस किस भाग को जोड़ करके नया सूत्र तैयार किया है, वो चीज यहां क्लियर हो रही है अब, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रश्न लूंगा जिसमें अपन क्या कर देंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी याद कर लेंगे, उसी प्रश्न में बाह्य वक्र पृष्ठ, और उसमें भी आधार का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ आयतन, सारा एक ही प्रश्न में आपको इसमें क्लियर करवा देता हूं कि ये किस प्रकार होता है और क्या होता है, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको लिख लेना वीडियो को रोक करके। प्रश्न अपना इस प्रकार है, यदि आपको यह दे दिया जाए कोई पाइप जिसकी लंबाई मान लीजिए आपको कुछ दे दी, ठीक है, एक पाइप दे दिया, पाइप की लंबाई बराबर दे दे मान लीजिए 77 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको यह कह दे आंतरिक त्रिज्या r लिख रहा हूं, ठीक है ना, आंतरिक त्रिज्या बराबर दे दी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, और बाह्य त्रिज्या बराबर दे दे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये प्रश्न दे दिया, पाइप है जिसकी लंबाई दे दी 77 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या दे दी 3 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या दे दी 4 सेंटीमीटर। प्रश्न किसी भी प्रकार बनाया जा सकता है, आपको आंकड़े चेंज कर दिया जाता है, ठीक। अब जब आपको यह नहीं कहा जा रहा है कि पाइप किस प्रकार का, खोखला है या बंद बेलनाकार है, भाई पाइप आ गया इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो बेलन के आकार का है। फिर आपको यह दिमाग में आना चाहिए कि पाइप है कैसा, खोखला बेलनाकार पाइप है या फिर ठीक है ना ठोस बंद बेलनाकार पाइप है। तो ये चीज मैंने नहीं बताई, पर आप जब ये चीज देखोगे कि आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दो अलग अलग दे रखी है, इसका मतलब वो खोखला बेलनाकार पाइप है, ठीक है। अब आपको इसमें पूछ लिया जाए कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा और फिर आयतन क्या होगा। चारों प्रश्न इसी में करवा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले अपन याद कर लें आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र क्या होगा 2 पाई RH, जहां एक होगी R1 और एक ये R1 और ये R2, तो यहां अपन क्या लेंगे R2। आंतरिक भाग के अंतर वाली त्रिज्या काम में लेनी, बाह्य भाग में बाहर वाली त्रिज्या काम में लेनी है, ठीक है ना। चलिए ये 2 गुणा पाई का मान 90 हो 22/7, R1 कितनी सॉरी R2 कितनी है 3 इंटू H का मान कितना दे दिया 77। अब पाइप की लंबाई दी हुई है, मैंने आपको पहले बता दिया अभी कि जो लंबाई है वही क्या काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। तो ये 7 काट रहा है 77 को कितनी बार 11 बार, ठीक है। 22 दूने 44 और इधर हो गई 11 या 33, 44 इंटू 33, ठीक। 44 इंटू 33 करेंगे 4 × 12 हसल की 1, 12 दूने 24 और 1 25, हसल की 2, 4 × 12 और 2 14, गुणनफल समझ लीजिए, ठीक है ना। 3 4 × 12 2 हसल की 1, फिर क्या करेंगे तिरछे गुणे करने इस प्रकार, 3 का 4 से इधर 3 का 4 से, तो 3 का 4 से 12, इन 3 का 4 से 12 किया तो भी दोनों जोड़ करके 24। जब ये किया था तो एक हसल बच गई थी तो वो 25, फिर हसल 2, 4 इंटू 3 12 और 2 14, ये हो जाएगी 1452 वर्ग सेमी, ठीक है, ध्यान रखना वर्ग सेंटीमीटर, या फिर इस प्रकार लिखा जा सकता है सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। अब बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठ का एरिया,
सूत्र तो वही होगा 2 पाई आर एच। अब वहां R2 है तो यहां R1 काम आएगी, बस इतना ही अंतर है। ठीक, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R1 का मान, R1 का मतलब बड़ी वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 इंटू H का मान 77। कोई दिक्कत नहीं, 7 77 को काट रहे हैं, 11 बार ये कट गए, 22 इंटू 2 44 और 11 इंटू 4 44। कोई समस्या नहीं। अब 44 का गुणा 44 से, 4 चौक 16, असल की 1, 4 चौक 16, 4 चौक 16 32 और 1 33, फिर असल की 3, 4 चौक 16 और 3 19, ये हो जाएंगे 1936 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इकाई का ध्यान रखना, वर्ग सेंटीमीटर है या घन सेंटीमीटर दे दे, एक ही ऑप्शन में आपको 2 इकाई दे करके संख्या सम्मान दे देंगे और वहां इकाई चेंज कर देंगे, फिर कंफ्यूज गलत कर दोगे कहीं, तो ये हो जाएगा बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे बात समझ। अब इसी प्रश्न का अपन ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मिटा रहा हूं ये चीज। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अभी बनाया अपन ने। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ? संपूर्ण पृष्ठ में दोनों वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त की वलिका होती है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ में आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त की वलिकाएं, और वलिकाएं कितनी 2। तो उनको अपन ने प्रश्न के सूत्र में संक्षिप्त किया था, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय एरिया सूत्र क्या बना अपना 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक H प्लस R1 माइनस R2। यह है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। खोखले बेलन की बात हो रही है, ठीक है ना। पाइप है जिसमें आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या अलग अलग दे दी है, इसका मतलब वो पाइप किस प्रकार का है? खोखला बेलनाकार पाइप है, और खोखले बेलनाकार पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा सूत्र। अब बना कैसे है वो अभी समझाया अपन ने, थोड़ा देख लेना, आप अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्या करना अपने को, यहां मान रखना है, तो फिर 2 गुणा पाई का मान 22/7, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। R1 प्लस R2 अर्थात 4 प्लस 3, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो H का मतलब ऊंचाई कितनी है 77 प्लस R2 माइनस R1 माइनस R2, R1 कितनी है 4 माइनस R2 कितनी है 3, केवल मान रखा है बस। 2 पाई का मान 22/7, R1 4 है तो ये 4 प्लस R2 3 है तो ये 3, H का मान 77 प्लस R1 4 माइनस R2 3। अब इसको अपन हल कर लेते हैं, ठीक है। यहां कोई संख्या फिलहाल कटने वाली तो दिख नहीं रही है, तो ये जो है ना ये अपन खोल करके कर लेते हैं। 22 का 2 से गुणा करो तो ये तो हो जाएगा 44/7। यहां दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा बाहर वाली संख्या और कोष्टक बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। 4 प्लस 3 7, आगे इन दोनों कोष्टकों के बीच भी कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह हो गया गुणों का। 77 प्लस 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 77 में 1 जोड़ देंगे तो 78। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। तो ये 7 को काट देगा, बचा क्या अपने पास में 44 इंटू 78, 44 इंटू 78, कोई दिक्कत नहीं। ये 44 इंटू 78 कर लेते हैं। देखिए 8 इंटू 4, 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 चौक 32 और 7 चौक 28, 32 और 28 60, 60 और ये 3 हासिल वाले 63 हासिल, फिर 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, ये हो जाएंगे 3432 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आंसर 3432 वर्ग सेंटीमीटर। क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाइप की लंबाई दे दी है, आंतरिक त्रिज्या दे दी, बाह्य त्रिज्या दे दी, और आपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे की बात यहां तक समझ में, ठीक है। चलिए अब अपन क्या कर लेते हैं, इसी प्रश्न का ज्ञात कर ले आयतन। लंबाई और त्रिज्या आपको दे रखी है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने का भी सूत्र बताया मैंने। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करना है। तो आधार का क्षेत्रफल अर्थात खोखले बेलन का आधार होता है वो क्या होता है भाई, वृत्त की वलिका होती है, और जिसका सूत्र रहता है पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और उसको गुणा किससे करना है, ऊंचाई से, ठीक है। तो ये है, अब आप ज्ञात करते हैं आयतन। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र बनेगा पाई H कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार H को यदि भूल जाते हो तो पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये तो क्या है, आधार का क्षेत्रफल है,
और खोखले बेलन का आधार हमेशा क्या होती है, वृत्त की वली का होती है, और इसको गुणा किससे कर लिया, ऊंचाई से गुणा कर लिया, बस सूत्र बन गया। तो पाई का मान 22/7 इंटू एच, एच मतलब जो लंबाई है वही ऊंचाई है, ठीक है ना। लंबाई कितनी है 77, ठीक है। कोष्टक R1 का स्क्वायर, R1 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर। एग्जाम में जब भी प्रश्न हल करते हैं तो इस प्रकार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वहां सूत्र लिखोगे और फिर इस प्रकार मान रखोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा भैया। तो वहां तो आपको क्या करना है, सीधा मान 22/7, पाई का 7 और इधर 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9। आई बात समझ, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रश्न रखना है। तो ये 7 काट रहा है 77 को 11 बार, ये तो कट गए, तो ये 22 इंटू 11 इंटू दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, चिन्ह किसका आएगा, गुणों का। अब देखिए 4 का वर्ग कितना हो गया 16 माइनस 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 16 में से 9 घटाने शेष क्या बचाएंगे भाई 7। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा करना है, तो ये हो जाएंगे 11 इंटू 7 77, 77 इंटू 22 करने, 77 इंटू 22, ये 77 इंटू 22, 2 इंटू 7, 7 दूने 14 असल की 1, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 28 और 1 असल वाले 29, शेष 2, 7 दूने 14 और 2 16, ये हो जाएंगे 1694 घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 1694 घन सेंटीमीटर। तो इसी प्रश्न का अपन ने क्या कर लिया, आयतन। तो अब तो अपने आपको क्या करना है, यहां थोड़ा सूत्र से अपडेट रखना है, बस सूत्र थोड़े से आपको हो सकते हैं अटपटे लगेंगे, बट जब 2-4 प्रश्न इस प्रकार के हल करोगे तो ये सूत्र भी अपने आप दिमाग में आपके सेट हो जाएंगे कि हाँ खोखले बेलन से संबंधित इस प्रकार के सूत्र होते हैं। रेयरली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा शायद आपके, ठीक है ना, क्योंकि मैं बात करूं L1 की, तो L1 के सिलेबस में आपको पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिए हुए हैं, तो वहां इतना थोड़ा डीप जाने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी शायद। यदि बाय द वे चले जाए वहां आपको प्रश्न इस प्रकार खोखला बेलन का बना दे, तो आपको यहां ध्यान रखना है बस इस प्रकार आपको खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे होगा, फिर संपूर्ण पृष्ठ कैसे होगा और आयतन क्या होगा। तो ये सारी चर्चा अपन ने आज की क्लास में कर ली है, ठीक है। बाकी अपन अगली क्लास में लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।